गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 22 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए आज के इस नई वीडियो में। आज का जो सेशन है, तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है 22 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए और वहाँ सर्च कीजिए रूट स्टडी क्लासेस, वहाँ पर से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू को जो ये प्रभार दिया गया है, तो पहले समझिए कहानी क्या हुआ। आयुष मंत्रालय केंद्र प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय आयुष मंत्री थे श्रीपद नायक। उनका जो है श्रीपद नायक जी का जो है अभी रोड एक्सीडेंट हुआ है हाल ही में, जिससे वो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी काफ़ी घायल हो चुके हैं एक्सीडेंट में, तो वो अभी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का प्रभार दे दिया है। ओके, अगर मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, आपको बोलेगा काम करने, तो आप कीजिएगा। तो वही हुआ है श्रीपद नाइक जी के साथ। लेकिन किरण रिजिजू को जो प्रभार दिया गया है, तो अस्थायी समय के लिए दिया गया, हमेशा के लिए इनको ये प्रभार नहीं दिया गया है। जैसे ही श्रीपद नाइक अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से रिकवर होते हैं, तो उनको जो है इनका प्रभार लौटा दिया जाएगा। अब किरण रिजिजू को यह प्रभार दिया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं किरण रिजिजू। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनकी कॉन्टिनेंसी क्या है, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट, यानी कि अरुणाचल वेस्ट से ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय की ये अभी इनको प्रभार मिला है आयुष मंत्रालय का। तो आयुष मंत्रालय को स्थापित कब किया गया था? तो 2014 में आयुष मंत्रालय का इनको प्रभार मिला है। और ये साथ ही साथ ये केंद्रीय खेल मंत्री है, प्लस में युवा कल्याण राज्य मंत्री भी हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया है? तो देखिए, अभी जो है सेफ पे को शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक वो पेमेंट बैंक है जिसने कि अपने कस्टमर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक इनके कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए एयरटेल पेमेंट बैंक ने सेफ पे को स्टार्ट कर दिया। समझिएगा, यहाँ पर जैसे कि आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे यूज करते हैं ना, तो उसमें सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहता है, यानी कि काफ़ी सिक्योर ऐप है, आपको कोई वहाँ से हानि नहीं है। तो उसी प्रकार एयरटेल पेमेंट बैंक जो वहाँ पर जब आप ट्रांजैक्शन पैसा भेजते होंगे या कोई रिचार्ज करते होंगे, तो वहाँ पर यूपीआई कोड आपको मांगता होगा। तो उसी प्रकार अब एयरटेल पेमेंट बैंक में भी जो है इस पूरा सिक्योर, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। सेफ पे का जो ऑप्शन है वहाँ पर ऐप में ला दिया गया है, ठीक ना। अब एयरटेल पेमेंट बैंक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आप फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक पूरे इंडिया का जो है पहला पेमेंट बैंक है, यानी कि पेमेंट बैंक की दुनिया में सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक ने ही पैर रखा था अपना। और आरबीआई से जो पहला रजिस्ट्रेशन था पेमेंट बैंक में, तो इसी का था, एयरटेल पेमेंट बैंक का था। इसको स्थापित कब किया गया? तो 2017 में इसको स्थापित किया गया और ये इंडिया की पहली पेमेंट बैंक है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं अनुभ्राता विश्वास, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द न्यू रिकॉर्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक को लॉन्च किया है किसने? तो प्रमोद सावंत ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया, लेकिन पुस्तक के लेखक कौन है ये हमसे यहाँ पर न पूछ रहा है। तो लेखक है वामन सुभा प्रभु। देखिए, एक चीज़ यहाँ मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि किसी भी पुस्तक का, देखिए किसी भी पुस्तक, कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो लेखक उसका अलग होता है, ठीक ना, और लॉन्च करने वाला अलग होता है। मान लीजिए आपने कोई पुस्तक लिखा, तो आप उस पुस्तक को लिखेंगे और आप उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं, हमको दूसरे से लॉन्च, प्रधानमंत्री जी से लॉन्च करवाना है, तो जाइए आप प्रधानमंत्री जी से लॉन्च करवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। लॉन्च अगर लेखक पूछे तो लेखक का आंसर करना है, और लॉन्चकर्ता पूछे तो लॉन्चकर्ता का आपको आंसर करना है। तो लॉन्च किया है अभी प्रमोद सावंत जी ने, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और लिखा किसने है? तो वामन सुभा प्रभु ने। और ये जो पुस्तक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड,
तो ये पुस्तक आधारित किस पर है? तो ये आधारित है मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर के बारे में आपको पता होगा, ये गोवा के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हुआ है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक ना। और ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनोहर पारिकर जी। ये भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी थे ये। तो इन्हीं पर आधारित है ये पुस्तक, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। लिखा किसने? तो वामन सुब्बा प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनकी पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, हाल ही में किस कंट्री के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, वो कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कैबिनेट के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से जो है रिजाइन कर दिया है? तो ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पूरी मंत्रिमंडल के साथ जो है रिजाइन किया है। ओके, अब यहाँ पर नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, ये हैं नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे। ओके, अच्छा, इन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो रिजाइन किया है, तो क्यों रिजाइन किया है? कोई रीजन तो होना चाहिए। तो बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़ा एक स्कैम हुआ है, तो उस स्कैम की राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने पोस्ट से पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो है रिजाइन किया है। क्यों रिजाइन किया है? क्योंकि इन्होंने बाल कल्याण भुगतान से जो रिलेटेड जांच था, तो उसका इन्होंने जिम्मेदारी लिया था। तो इस चीज़ के मामले में इन्होंने अपने पोस्ट से पूरी मंत्रिमंडल, पूरी कैबिनेट के साथ रिजाइन कर दिया है। अब ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो नीदरलैंड की आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आम्स्टर्डम। ओके, करेंसी है वहाँ की यूरो। और ये जो नीदरलैंड है आपका, तो नीदरलैंड आपका यूरोपियन कंट्री है। इसकी किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में है ये नीदरलैंड? तो ये है आपका यूरोप महाद्वीप, करेंसी है यूरो। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, जिन्होंने पूरे कैबिनेट, पूरे मंत्रिमंडल के साथ रिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कितने देशों पर UNGA में मतदान करने पर रोक लगा दिया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अभी 7 देशों पर जो है रोक लगा दिया है UNGA में वोट करने से। यानी कि ये जो UNGA, तो UNGA के सबसे पहले इसके बारे में जानिए। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि आपका WHO, WTO, ये सब जो संगठन है इंटरनेशनल लेवल का, तो ये आपका यूनाइटेड नेशन में आता है। तो उसी प्रकार आपका ये भी है, ये UNGA। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको स्थापित किया गया था 1945 में। और इसमें अब 7 ऐसे देश हैं जिस पर की रोक लगा दिया। इसमें 7 देश अब UNGA में अपना वोट, अपना मत नहीं दे पाएंगे। और 7 देश कौन कौन से हैं? तो 7 देशों के बारे में नाम आपको पता होना चाहिए। ईरान है आपका, नाइजर है, लीबिया है, मध्य अफ्रीकी है, कांगो ब्राज़ाविले है, दक्षिणी सूडान और जिम्बाब्वे। तो ये 7 देश है जिस पर की रोक लगाया है एंटोनियो गुटेरेस ने। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। याद रखिएगा, काफ़ी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने इन 7 देशों को रोक दिया है UNGA में वोट करने से। अच्छा, यूनाइटेड नेशन को कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और UNGA, तो इसी का पार्ट है, इसी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है UNGA। तो इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको भी स्थापित किया गया था 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नीति आयोग ने हाल ही में एक सूचकांक पब्लिश किया है, एक सूचकांक जारी किया है, इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स का नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये जो इंडेक्स पब्लिश किया है नीति आयोग द्वारा पब्लिश किया गया है, तो कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो कर्नाटक इसमें टॉप पर है। तो सबसे पहले चलिए, टॉप के बारे में तो हमको पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ समझना है। ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 है, तो इसको जो जारी किया गया है, तो जो राज्यों को जो रैंकिंग दिया जा रहा है इस इंडेक्स के तहत, तो किस चीज़ को देखकर रैंकिंग दी जा रही है? तो राज्यों के इनोवेशन क्षेत्र, कोई भी राज्य का पहले यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो राज्य है, तो उसका जो इनोवेशन क्षेत्र के मामले में वो ताकत है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। तो इसका मेन मकसद यही है इस इंडेक्स को पब्लिश करने का,
कि जो इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की जो ताकत है, जो कमजोरी है, तो उसका पहले पता लगाना है। इसका पता लगा के क्या होगा कि जो राज्य है तो उसको उनको पता चलेगा कि हम किसी भी राज्य को बता दिया कि आपका इंडेक्स मान लीजिए 50 है, किसी भी राज्य को बता दिया गया, तो उसको पता चलेगा कि हम इतना पीछे हैं, तो वो अपने क्या करेगा, वो अपने इनोवेशन के क्षेत्र में जो है सुधार करेगा, अपना और बेहतर काम करेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को पब्लिश किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और कर्नाटक इसमें टॉप पर है, और सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, और डी नंबर जो है आपका तेलंगाना, ये चौथे नंबर पर है। टॉप 5 स्टेट का आप नाम याद रखिएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। यहाँ पर जितने भी राज्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो सभी राज्य देखिए तो दक्षिण भारत में पड़ रहे हैं, ठीक ना, यानी कि साउथ इंडियन ये स्टेट है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो इंडेक्स है आपका, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे नीचे जो राज्य है, सबसे खराब जो रैंकिंग है, तो सबसे खराब किसकी रैंकिंग है, तो सबसे खराब रैंकिंग है आपका झारखंड हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद आपका बिहार हो गया। तो ये 3 राज्य हैं जिसकी रैंकिंग सबसे खराब है। ओके, और सबसे बढ़िया रैंकिंग में कौन कौन है, तो टॉप 5 गो राज्य है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो नीति आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम में CEO हैं अमिताभ कांत, और इसको स्थापित कब किया गया था, तो 2015 में इसका स्थापना किया गया था। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी। तो देखिए, रिपब्लिक डे में जो है इंडियन एयरफोर्स का झांकी में शामिल होने वाली है भावना कांत। भावना कांत ये 2018 में जो है पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, ठीक ना। 2018 में भावना कांत जो है ये भारत की पहली महिला बनी थी फाइटर पायलट की। ओके, 2018 में। और भावना कांत जो 2021 में जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे के परेड में जो है इंडियन एयरफोर्स की झांकी में ये शामिल होगी। और देखिए यहाँ पर इस बार जो है रिपब्लिक डे से बहुत सारा क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बन गया है कि रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट होगा इंडिया में, तो कौन से कंट्री का सैन्य टुकड़ी इसमें शामिल होगा। तो बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश का जो सैन्य टुकड़ी है, ठीक ना, तो ये इस परेड में शामिल होने वाला है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना, एक महिला है। और ये जो भावना कांत जो कि इंडियन एयरफोर्स की झांकी में शामिल होगी इस रिपब्लिक डे के परेड में, तो भावना कांत कहाँ की है, तो भावना कांत बिहार की बिटिया है, बिहार की बेटी है ये भावना कांत, और ये दरभंगा जिला की रहने वाली है, ठीक ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो यही है भावना कांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जनवरी 2021 को कमला हैरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। तो कमला हैरिस ने अभी अमेरिका के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, तो इन्होंने अभी 39वें, कमला हैरिस इस बार अमेरिका की 39वीं उपराष्ट्रपति होगी। और जो बाइडन है जो राष्ट्रपति हैं, तो वो कौन से राष्ट्रपति होंगे, तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। और कमला हैरिस जो है ये 49वीं उपराष्ट्रपति होगी। और कमला हैरिस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है ये भारतीय मूल की महिला है, ओके, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बांग्लादेश को जो है 2 मिलियन कोविड-19 खुराक, कोविड-19 का जो वैक्सीन है, तो 2 मिलियन के अप्रोक्स जो है कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्रोवाइड करने की घोषणा की है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम जो है बांग्लादेश को 2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन का खुराक जो है प्रोवाइड करेंगे। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से एक करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर बना है रिपब्लिक डे से रिलेटेड। रिपब्लिक डे में बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है वो शामिल होने जा रही है। ओके, बांग्लादेश की बात है तो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, बांग्लादेश की लोकेशन ये है आपका, ये जो एरिया देख रहे हैं हम, तो ये है आपका मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका, और करेंसी है टका, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हामिद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आंसर ऑफ द डे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
तो देखिए आंसर ऑफ द डे, क्वेश्चन मैंने आपसे जो पिछले वीडियो में पूछा था तो उसका ये आंसर है। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल ASMI असमी को डेवलप किया है? तो वो कौन सी संगठन है जिसने कि भारत की पहली जो स्वदेशी पिस्तौल है असमी, तो इसको डेवलप किया है अभी DRDO ने। ओके, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्थापित किया गया था 1958। हेडक्वार्टर है इसका आपका न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में DRDO के जो चेयरमैन है, प्रमुख अध्यक्ष हैं, वो है सतीश रेड्डी। ओके, और अभी DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल असमी को जो है डेवलप कर दिया है। और ये जो पिस्तौल है तो ये 9 mm की पिस्तौल है। 9 mm का इसका जो 9 mm के रेंज में इसको रखा गया है। इसमें जो बुलेट लगेगा 9 mm का, और इससे 300 राउंड तक जो है फायर भी किया जा चुका है, ट्रायल किया जा चुका है। और इसका जो रेंज है, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ किसी पॉइंट पर खड़े हैं तो उस पॉइंट से आप 100 मीटर तक जो है निशाना साध सकते हैं। 100 मीटर तक का कोई वस्तु है वहाँ तक को जो है आप डैमेज कर सकते हैं इस पिस्तौल से। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे डिफेंस में ये पिस्तौल। तो DRDO को नमन नमन, मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं DRDO को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य में कलरव उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है क्या होने वाला है। ऑप्शन दिया हुआ है केरल, बिहार, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आपको कमेंट करके आंसर लिखना है। तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिए, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए